चित्रांशु कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डील करेंगे उसका नाम है CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा, तो आज थोड़ा सा इसका डिटेल देखते हैं, क्योंकि आगे वाली वीडियोस में हम हाइड्रोसेफेलस कंडीशन पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें CSF के बारे में टोटल जानकारी होनी चाहिए, तभी हमें वो चीज़ आसानी से समझ में आएगी और हम उसको जो न्यूनेटल वार्ड है उसमें ये प्रोमिनेंट जो डिसीज़ कंडीशन इसका नाम है हाइड्रोसेफेलस, जो ज़्यादातर पाई जाती है। तो हमें जब इसके बारे में पता होगा तभी हम उसको डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज देखते हैं CSF क्या होता है। तो CSF की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड अगर हम बात करें, ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन मेनली जो रहता है ग्लूकोज प्लस प्रोटीन प्लस WBC प्लस अदर सेल्स, ये सब इसके पार्ट रहते हैं, अदर सेल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज जो रहता है वो आपका 40 to 60 mg पर DL डेसीलीटर रहता है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो रहता है वो अप्रोक्स रहता है 15 to 45 mg पर DL। इसका ये दो चीज़ें रहती है, प्लस WBC भी कुछ रहते हैं, कुछ अदर सेल्स भी रहते हैं। ये तो इंपॉर्टेंस नहीं रखते, मेनली जो दो यूनिट्स पूछी जाती है वो ये है। अगर हम बात करें CSF की, तो CSF जो होता है सर, CSF को हम लिम्फ ऑफ CNS भी बोलते हैं। लिम्फ ऑफ CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की। तो इसका जो प्रोडक्शन है वो होता है और इसका जो प्रोडक्शन है वो हमारा रहता है कोरोइड प्लेक्सिस में। कोरोइड प्लेक्सिस में इसका प्रोडक्शन होता है। और अगर हम बात करें कोरोइड प्लेक्सिस में इसका प्रोडक्शन रहता है, और कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके प्रोडक्शन के लिए, तो आपका आंसर होगा एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स। नेक्स्ट हम बात करें एब्जॉर्प्शन की। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रहता है सब ऑर्गेनॉइड स्पेस में, इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है CSF का। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा प्रोडक्शन जो हो रहा है कोरोइड प्लेक्सिस में वो किस रेट में होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ मैं नीचे नोट डाउन करूँ 0.5 ml पर मिनट के हिसाब से इसका प्रोडक्शन होता है। अगर आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे और आपको पता चल जाएगा 30 ml पर हावर के हिसाब से इसका प्रोडक्शन होता है। और अगर हम पूरे दिन की बात करें, पूरे डे की बात करें, तो अप्रोक्स 500 to 720 ml पर डे का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, 500 to 720 ml पर डे का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके प्रेशर की। अगर हम इसके प्रेशर को अगर चेक करते हैं तो हमें दो तरीके के प्रेशर मिलते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल प्रेशर मिलेगा वो 10 to 15 सेंटीमीटर H2O मिलेगा, और ये हमें रहेगा सिटिंग पोजीशन पे मिलेगा, या फिर हमारा सुपाइन पोजीशन पे ये मिल सकता है, लाइंग पोजीशन पे मिलेगा। लाइंग पोजीशन लिख देते हैं, लाइंग पोजीशन पे मिलेगा। वही 30 सेंटीमीटर H2O हमें तब मिलेगा जब पेशेंट जो होगा, पेशेंट इन स्टैंडिंग पोजीशन। पेशेंट कैसा है? स्टैंडिंग पोजीशन पे। अभी पेशेंट रेस्ट पोजीशन में नहीं है, तो उसका जो अगर हम CSF अगर प्रेशर चेक करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 30 सेंटीमीटर H2। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा टोटल चीज़ था, CSF का एक इंट्रोडक्शन था, कहाँ से बनता है, कैसे इसका प्रोडक्शन होता है। तो अगर आपसे ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है यहाँ पे आपको, तो अभी मैं यहाँ पे नोट करके आपको बता दूँ, नोट करके कि सेंटीमीटर H2O
और पहले हमारा सेंटीमीटर H2 एक यूनिट हमारी है, और एक हमारी रह रही है mg पर dl, mg पर dl, और एक यूनिट हमारी है mmHg, ठीक, सॉरी mmHg। तो याद रखिएगा 1 mmHg इक्वल टू 1.35 सेंटीमीटर H2, ग्राम सेंटीमीटर H2। इसके थ्रू भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 1 mmHg में कितना cm H2O रहता है, सेंटीमीटर H2O रहता है, तो आपका आंसर क्या होगा 1.35। उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ 1.35। तो इस रूप से भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि अभी 2 यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं, एक हमारा mg पर dl भी पढ़ रहे हैं और सेंटीमीटर H2O पढ़ रहे हैं, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अगर जिस एग्ज़ाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए हमें उस तरीके से पता होना चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीके हम पता करने के। ये तो हमारा हो गया CSF का टोटल किस तरीके से ये बनता है। अब हम बात करते हैं इसका। चलो हमारा ये CSF तो बन गया, लेकिन इसको हम जब हमारा CSF बन के तैयार हो गया तो ये किस तरीके से ट्रैवल करता है। जैसे हमारा ब्लड हमारी बॉडी में हार्ट्स के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है, उस तरीके से CSF भी ट्रैवल करता है। तो मेनली यहाँ पे कुछ वेंट्रिकल्स यूज होंगे, तो उन वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ, सर्कुलेशन ऑफ CSF का किस तरीके से सर्कुलेशन होगा, हम वो ये चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें राइट लेटरल वेंट्रिकल और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल से जो हमारा CSF है वो बनेगा। और ये लेटरल वेंट्रिकल, राइट लेटरल वेंट्रिकल और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल से हमारा CSF आगे पोस्ट होगा, आगे बढ़ेगा, और वो जो इसके थ्रू होगा वो एक फोरामिन होगी, ठीक है। इसको हम 2 नाम से जानते हैं, इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामिन। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अब जब आप हाइड्रोसेफेलस कंडीशन पढ़ोगे तो आप यहाँ पे अभी आगे चल के फोरामिन ऑफ लुश का, फोरामिन ऑफ मैगेंटाई आएगा। तो आपको ये जब आप हाइड्रोसेफेलस कंडीशन पढ़ोगे तो इनके बहुत यूज़ है, तो आपको वहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। फिलहाल अभी हम देख लें कि राइट लेटरल वेंट्रिकल से फोरामिन, पहले मैं इस तरफ का लिख देता हूँ, इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामिन। एक और नाम से जानते, मैंने अभी बताया था आपको। तो ये इसको हम फोरामिन ऑफ मोनरो नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, दोनों ही नाम इसके हैं। इसको भी लिख देते हैं फोरामिन ऑफ मोनरो, ठीक है। दोनों ही नाम इसके हैं, ये कंफ्यूज मत होना। इसको हम इंट्रा वेंट्रिकल फोरामिन भी बोलते हैं और फोरामिन ऑफ मोनरो, तो दोनों सेम, दोनों साइड एक ही चीज़ है, कुछ भी कन्फ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है। तो राइट लेटरल वेंट्रिकल और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल से जो हमारा CSF है वो हमारा 3rd वेंट्रिकल में पहुंचना चाहिए। फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, तो हमें कब कहाँ पे पहुंचना चाहिए, 3rd वेंट्रिकल। लेकिन जब ये यहाँ से CSF और दोनों जगह से CSF जो 3rd वेंट्रिकल में पहुँचता है तो उसके बीच में एक फोरामिन पड़ता है, और उस फोरामिन का नाम है फोरामिन ऑफ मोनरो। तो हम फोरामिन समझ लेते हैं, बेटे फोरामिन होता क्या है आपने हार्ट में भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, और इसको हम जब डाइसेक्शन करते हैं, डिवाइड कर दिया, तो मान के चलो ये राइट और ये लेफ़्ट। तो मान के चलिए ये CSF यहाँ पे प्रोडक्शन है और हमें कहाँ तक पहुँचाना है, लेफ़्ट तक पहुँचाना है। तो जो बीच में जो एक होल होगा जो इसका पासेज करवाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, फोरामिन। क्या बोलते हैं, फोरामिन। तो ठीक है, अभी आपको फोरामिन समझ में आ गया होगा। तो राइट लेटरल फोरामिन और लेफ्ट लेटरल फोरामिन से जो CSF था वो CSF अब कहाँ पे पहुँचेगा, 3rd वेंट्रिकल। अब हमारा जो CSF है वो 3rd वेंट्रिकल में पहुँच चुका है। अब 3rd वेंट्रिकल में पहुँचने के बाद यहाँ पे पड़ेगी एक रिवर जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्यूडक्ट भी बोलते हैं, एक तरीके की रिवर, यानी कि इससे पास होगा 3rd वेंट्रिकल के बाद एक रिवर से पास होगा। इसके बाद ये पहुंचेगा कहाँ पे, 4th वेंट्रिकल।
तो हमारे सारे वेंट्रिकल्स हो गए। राइट लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल से अब हमारा कहाँ पे पहुँचा, थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में। और अब फोर्थ वेंट्रिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जैसे ऊपर हमारे 2 फोरामेन थे, यहाँ पे 3 फोरामेन होंगे और उसका एक कॉमन पैटर्न भी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, याद रखना है फोरामेन ऑफ लुश्का। तो फोरामेन ऑफ लुश्का जब आप लिखोगे तो इसके बिल्कुल इस साइड भी आप क्या लिखोगे, फोरामेन ऑफ लुश्का। कुछ भी चेंज नहीं है, दोनों जगह सेम रहना है, फोरामेन ऑफ लुश्का। और बीच को हम बोलते हैं मीडियम, तो यहाँ पे आप लिखोगे फोरामेन ऑफ मैगन डाई या फिर मीडियम। तो यहाँ पे आप याद रखना फोर्थ वेंट्रिकल के पास हमारे 3 फोरामेन पड़ते हैं और ये तीनों फोरामेन से जो CSF है पास होके कहाँ पे पहुँचेगा, सब आर्कनॉइड स्पेस। और आपने अगर सही तरीके से टॉपिक को देखा होगा तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, सब आर्कनॉइड स्पेस पे। तो अब हमारा जो CSF है वो कहाँ पे पहुँच गया, सब आर्कनॉइड स्पेस पे पहुँच गया। और यहाँ पे फिंगर लाइक पोजीशन होते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्कनॉइड विलाई, जो इस चीज़ का एब्जॉर्प्शन करेंगी और हमारा CSF जो प्रोडक्शन हुआ था वो एब्जॉर्ब भी यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो CSF के बारे में। थैंक यू सो मच, आपने सुबह से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इसको शेयर भी करें। होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।